हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जनरेशन जेड पर स्वागत है। आज हम फिर से बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिक प्लस शॉर्ट ट्रिक्स से लेकर के हाजिर है। यह वही प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम पर आधारित है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इससे पहले हम 1 से लेकर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट प्लस बेसिक ट्रिक के माध्यम से करा चुके हैं। तो चलें, लेट्स गो नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 51 नंबर से हम पढ़ेंगे। आज 50 तक हम सॉल्व कर चुके थे। त्रिभुज एसीबी में ए यदि एंगल सी बराबर 90 डिग्री तथा कोट बी बराबर 3/4 तो tan a का मान क्या होगा। त्रिभुज अगर एसीबी अगर हम बनाते हैं तो ये सी है, ये ए है और ये बी है। अब देखेंगे कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो हमें दे रखा है tan a, आगे है कोट बी, तो कोट बी को हम चेंज करेंगे 90 डिग्री माइनस बी पर, तो ये tan a इक्वल टू, ये भी कोट चेंज हो जाएगा tan के फॉर्म में, तो ये tan b हो जाएगा। क्या मतलब है कि tan a बराबर क्या हो गया, tan b। इसका मतलब है कि जो tan का वैल्यू दे रखा है 3/4 वही कोट का वैल्यू जो दे रखा है 3/4 वही tan का वैल्यू हो जाएगा 3/4। तो जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा है वो सही होगा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, यदि tan x प्लस कोट x बराबर 7, tan स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर अगर हम डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में जाते हैं तो बहुत लंबा चला जाएगा और आपका समय बहुत बर्बाद कर जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर जो बेसिक के साथ साथ हम जो ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक पर ध्यान देना है कि सेकेंडों में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हमें प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर tan है, tan a है, tan x है और प्लस का कोट x है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो जब इसका स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी तो स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस क्योंकि यहाँ पर 2ab होता है, 2ab होता है फॉर्मूला में, तो ab होता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे tan इंटू कोट क्या होता है 1 हो जाता है, इसलिए क्या लिखते हैं 2 गुने 1 लिखते हैं, तो ये 2 क्या चला जाएगा इस साइड आ जाएगा तो 2 माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, इसका सही आंसर 47 हो जाएगा। फिर से एक बार रिकॉल कीजिएगा, tan स्क्वायर एक्स है प्लस कोट स्क्वायर एक्स है, इसका दोनों का स्क्वायर हटाएंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर के फॉर्म में ये दे रखा है और उसके अलावा यहाँ पर दे रखा है आपको tan x इंटू कोट एक्स 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, ये प्लस में 2 है उस साइड जाकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, वहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो 49 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी सही है। यदि साइन 3b बराबर कोस b माइनस का 90 डिग्री तथा 3b न्यून कोण है तो एंगल b का मान क्या होगा। यहाँ देखेंगे साइन आप 3b को सेम रखिए, इसको चेंज नहीं करना है। अगला वाला फॉर्म आपको चेंज करके दे रखा है, ये कोस है, अगर हम चेंज करते हैं यहाँ पर तो 90 डिग्री माइनस हो जाएगा आपका और b माइनस हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, इसको हम चेंज कर लिए। अब यहाँ देखेंगे ये साइन 3b रखिए, ये कोस चेंज होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा। उसके बाद 90, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ये माइनस b साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा और उसके बाद क्या बच गया 100 हो गया। अब ये 4 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना बार में जाएगा 25 बार में पूरा पूरा कर जाएगा, जो ऑप्शन ए में हमारा दिख रहा है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि साइन पावर 4 फाइव माइनस कोस का पावर 4 फाइव बराबर टी का पावर 4 तो साइन स्क्वायर 5 माइनस कोस स्क्वायर 5 बराबर क्या हो। ये भी सवाल ऐसा सवाल है जो बेसिक से करने जाएं तो आपको बहुत लंबा समय ले लेगा, 5 से 7 मिनट, 3 से 4 मिनट। अगर बहुत कैलकुलेशन फास्ट होगा तो 3 से 4 मिनट में कर लीजिएगा, अगर नहीं लॉ होगा जरा से भी गलती कीजिएगा तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से इसको हम 2 सेकंड के अंदर उड़ाने वाले। तो यहाँ पर देखेंगे इसको अगर हम टुकड़ा करते हैं और इसको टुकड़ा करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर 5, उसके बाद इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इसके फॉर्म में दे रखा है किसके बराबर में, टी का पावर 4 के बराबर में दे रखा है, तो अगला भी क्या हो जाएगा आपका टी का पावर 4 ही होगा, ये क्या हो जाएगा इसका टी का पावर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है त्रिभुज एबीसी में tan a प्लस सी बाई 2 है तो बराबर क्या होगा। आप एक चीज़ सीखे होंगे कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी
तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। एंगल ए, एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। जब 2 से इसमें डिवाइड किए हैं 2 से इसमें भी डिवाइड होता है। अब यहाँ पर बी और सी ए और सी हमें दे रखा है, तो एंगल ए और एंगल सी हमें दे रखा है बट्टा 2 हो गया। इसके बराबर में बच क्या गया, आपको बी बच गया, तो एंगल क्या हो जाएगा बी बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब को 10 लगाया है तो यहाँ पर हम 10 लगा देंगे और यहाँ भी 10 लगाएंगे। 10 लगाएंगे तो ये 90 डिग्री के साथ में, यानी कि 10 90 डिग्री माइनस b/2 हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। अब ये 10 चेंज हो जाएगा फॉर्म, चेंजिंग फॉर्म के अनुसार, तो ये कोट में बदल जाएगा, तो कोट क्या हो जाएगा आपको b/2 हो जाएगा। अब उतना कुछ नहीं करना है, ये बेसिक था, जो बेसिक हम बता दिए, इतना करेंगे तो समय बर्बाद होगा। अब शॉर्ट हम बताते हैं कि क्या करना है। यहाँ पर देखेंगे एक बात, यहाँ पर 10 है, तो 10 अगर अगला फॉर्म में चेंज होगा 90 डिग्री बजा के चेंज होगा तो ये कोट में चेंज होता है। और ये ए और सी है तो बच गया क्या बी, और इसके बट्टा में 2 है तो इसके बट्टा में भी 2 होगा। अब किस ऑप्शन में है कोट b/2, कोट b/2 इस ऑप्शन में। अब यहाँ देखिए b/2 के फॉर्म में ये है ही नहीं, b/2 के फॉर्म में है ही नहीं, एक 10 है और एक कोट है, तो 10 से 10 ही थोड़ी ना होगा, 10 फॉर्म चेंज होगा तो बदल जाएगा, ये नहीं बदलेगा लेकिन माइनस वाले में बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा कोट b/2 हो जाएगा। 7 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री है, माइनस का 7 कोट स्क्वायर 30 डिग्री है। अब यहाँ दोनों जगह 7 है, 7 अगर कॉमन ले लेते हैं और ये दोनों क्या होता है 1 हो जाता है, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री और कोट स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है 1 होता है, बराबर कितना हो गया 7 हो गया। ऐसे सवाल कई बार रिपीट है, 23 में भी 24 में भी 25 में रिपीट है सवाल, तो इसलिए बार बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से रिविजन में रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ से लेकर के पूरा 180 डिग्री तक ले गया, पूरा 180 डिग्री ले गया, तो अब यहाँ पे 180 से पहले आता है कोस 90 डिग्री भी आता है, कोस 90 डिग्री भी इसके बीच में आएगा, तो 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। अब बताएं कि जब कोई भी बीच में इनटू में है, कोई 0 बीच में आ जाए, चाहे जो भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 0 बना देगा। तो जाहिर सी बात यहाँ पर जब 0 आ गया बीच में तो सारे के सारे क्या बना देगा 0 बना देगा, इसका 0 क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाइट एंड डिस्टेंस का, यदि भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात कितना है, √3:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अब देखेंगे 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस का एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर ए ले लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं, और यहाँ हमें दे रखा है कितना, एंगल नहीं दे रखा है, एंगल पूछा जा रहा है कि ये एंगल कितना होगा, और हमें दे रखा है क्या, हमें जो दे रखा है वो है अनुपात में दे रखा है। तो यहाँ पर भुजा हमें दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है आपका ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई √3 है, उसके बाद हमें दे रखा है अनुपात में 1 दे रखा है, यानी कि बी का मान दे रखा है, तो tan कितना डिग्री, tan हम tan लिख देते हैं, tan बराबर क्या हो जाएगा p/b होता है, p/b होता है। तो p का मान हो गया √3 रखेंगे, b का मान 1 हो गया, तो tan में कितना डिग्री का मान, tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सबने याद किए होंगे, √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, और कोट कितना डिग्री में होता है। अब आप बताइए कि कोट कितना डिग्री में, 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण, फिर सेम सवाल पूछा गया है, लेकिन वहाँ पर अनुपात में दिया हुआ था, यहाँ डिग्री दिया हुआ था, वहाँ डिग्री निकालना था, यहाँ डिग्री दे रखा है, तो यहाँ भी वही करना है। यहाँ 45 डिग्री हो गया, 45 के सामने 1 होता है, ये भी 45 होगा, उसके सामने 1 होगा, 90 डिग्री इसके सामने 2 होगा। अब फिर से हमें tan के ही फॉर्म में पूछा है, तो tan बराबर p/b होता है, p का मान हो गया 1 और b का मान हो गया 1, tan का मान क्या हो जाएगा आपका, tan p/b होता है, जबकि 45 डिग्री दे रखा है, तो 45 रखेंगे, 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर 1 हो गया, यानी कि 1 अनुपात क्या हो जाएगा 1, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बिंदु माइनस का 5/2, -3/4 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो अब यहाँ पर एक सारणी पढ़े होंगे, क्या सारणी पढ़े होंगे आपको याद आ रहा है कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट हम पढ़े थे, किसके अनुसार, इस ग्राफ के अनुसार। ये ग्राफ के अनुसार देखेंगे, ये ग्राफ है, ये हो गया x अक्ष के लिए, ये भी x अक्ष के लिए, ये माइनस के लिए है, ये प्लस के लिए, ये y अक्ष के लिए है और ये y अक्ष के लिए, ये प्लस के लिए है और ये माइनस के लिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट का अगर हम देखेंगे ट्वेंथ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ माइनस है, तो पहले माइनस लिखेंगे फिर प्लस लिखेंगे, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा दोनों माइनस हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, उसका सिंबल क्या होगा, पहले प्लस होगा
फिर माइनस होगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है तो किस क्वाड्रेंट में जाइएगा। अब क्लियर हो गया पूरी तरह से। अब इस टाइप का सवाल एक दो सवाल हर एग्जाम में, मतलब हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एग्जाम कोई भी दे रहे हो। और आपके एग्जाम में तो 2-3 सवाल रहता ही रहता है। आप उठा करके देख लीजिए, विश्वास नहीं है 2023 का उठा के देख लीजिए, 24 का उठा के देख लीजिए, 25 का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। हम करा चुके हैं, उसी में जाकर के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराए हैं, उसी में देखिए कि कई वो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया। डाटा अलग अलग हो सकता है, लेकिन चतुर्थांश में पूछा गया कि प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में, किस चतुर्थांश में आएगा। तो याद रखेंगे पहला जो क्वाड्रेंट होगा दोनों प्लस प्लस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एक माइनस प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होगा। इस तरह से चारों क्वाड्रेंट को आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। अब देखेंगे अगला सवाल, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। बिंदुओं P cos फाइ प्लस में Q sin फाइ, कोमा 0 है तो 0, कोमा P sin फाइ माइनस का Q cos फाइ के बीच की दूरी कितना होगा। अब जितना देर में हम क्वेश्चन को पढ़े हैं उससे पहले हम सॉल्व कर देंगे। अब कहेंगे कैसे सॉल्व हो सकता है, बीच की दूरी सूत्र लगाना है। अगर कोई बच्चा नहीं देखा होगा वीडियो या फिर नहीं प्रैक्टिस किया होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ x1 लिखेगा, फिर यहाँ पर x2 लिखेगा, फिर यहाँ प्लस लिखेगा, फिर y1 लिखेगा, फिर y2 लिखेगा, उसके बाद यहाँ पर से फिर x1 का मान, x2 का मान, y1 का मान, y2 का मान, इस तरह से बैठाते जाएगा। तो उसका जीवन यहीं पर खराब हो जाएगा, उसका एग्जाम यहीं से खराब हो जाएगा। तो चलिए, हम पहले ही वीडियो के पहले ही बता चुके हैं कि बेसिक प्लस शॉर्ट ट्रिक दोनों हम बताने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक वो शॉर्ट ट्रिक है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट काम आएगा, जो आपके समय को बचाएगा, और समय जब बचेगा तो आप जो है 10 मिनट आधा घंटा पहले जो है एग्जाम लिख करके बैठे हुए होंगे, सारे बच्चे लिख रहे होंगे, आप बैठे हुए होंगे। माजरत चाहेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, तो इस तरीका से हम नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे x का वैल्यू क्या है, p है। हमें क्या है, आगे कोस रहे, साइन रहे, टेन रहे, कोट रहे, सेक रहे, कोसेक रहे, कुछ भी ध्यान नहीं देना। हमें पहला टर्म क्या है, p है। उसके बाद जैसे ही 0 दिखेगा तो आंख आपका चमक जाना चाहिए ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पर देखेंगे p है, उसके साथ में x का मान क्या है, 0 है। उसके बाद यहाँ देखेंगे y का मान अगर 0 है तो यहाँ पर y का मान क्या है, q है। y का मान क्या है, q है। तो जब हम दूरी सूत्र लगाते हैं तो आपस में घटाते हैं, जब p में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर ही होगा, फिर प्लस हो जाएगा। अब फिर अगर आपस में घटाएंगे तो हम 0 को q से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर करेंगे माइनस q का स्क्वायर तो q स्क्वायर होगा। तो बस हो गया, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगर आप चाहते हैं फुल मार्क्स तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। अब देखेंगे यहाँ पे ये दे रखा है x का मान, ये हो गया y का मान। यहाँ पे कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु वाला फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर होता है और प्लस y स्क्वायर होता है। बस इस पे बैठा दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे जब इसका हम स्क्वायर करने जाते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, इंटू कितना हो गया, 2 हो गया। रूट के अंदर में रखिएगा, फिर यहाँ प्लस लिखिए। अगला देखेंगे ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा, उसके बाद इंटू 2 हो जाएगा। माइनस का 2 है, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो डबल माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा, इसलिए 4 इंटू 2 हो गया। तो टोटल जोड़ेंगे तो ये 8 हो गया और ये 8 हो गया, तो 16 हो गया। 16 का रूट से फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 इकाई इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख y अक्ष को किस बिंदु पर काटते हैं। अब यहाँ पर देखिए x अक्ष और y अक्ष दो बिंदु होता है, y अक्ष और x अक्ष। x अक्ष पर कहेगा तो x 0 हो जाएगा और y अक्ष पर कहेगा तो 0y हो जाएगा, 0y हो जाएगा। हमें यहाँ पर पूछा क्या है, y अक्ष पूछा है, तो इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन को पहले हम यहाँ से खत्म करेंगे। x के जगह पर क्यों दे दिया, ये गलत है, और ये x के जगह पर मान क्यों दे दिया, ये भी गलत है। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बचा, ये 2 ऑप्शन बचा। कभी कभी तो 3 ऑप्शन ही ऐसे दे देता है जो x की जगह वैल्यू रख के दे देता है, एक ऑप्शन में 0 0 कर देता है। तो हमें वहां पर फिर कुछ फॉर्मूला ही नहीं बैठाना पड़ता है। यहाँ पर 2 मान दे रखा है इसलिए हमें बैठाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बैठाना, जब इसका मान हम 0 रखेंगे, x का मान तो ये 0 बना देगा, ये 3y हो गया, हम बराबर आगे कितना हो गया, 12 हो गया। जब 3 से इसको काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, फाइनली 4 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, फिर से देखेंगे एक बार। अब यहाँ पर देखेंगे ये 0 हो गया और ये इसमें भाग देंगे तो 3 से जाएगा ये 4 बार में, बस हो गया। x का मान तो 0 हो गया, y का मान 4 हो गया, तो 0 4 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि बिंदु P0 0 तो Q x5 के बीच की दूरी 15 इकाई है तो x का मान क्या होगा। आप इस सवाल को सब्जेक्टिव में बनाए होंगे तो कितना लॉन्ग में गया होगा, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। क्या हम इसे लॉन्ग में बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में हमें कैसे प्रोसेस से, किस प्रोसेस से बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उससे कोई बहस नहीं होता है। आपका सही आंसर लगा हुआ है कि नहीं, इससे बहस होता है। तो हमें चले हम देखें यहाँ पर क्या करते हैं। दूरी सूत्र तो लगाएंगे, यहाँ भी दूरी सूत्र लगाएंगे, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। हम 0 और x को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही रहेगा, और स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 और 5 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
बराबर में आपको दे रखा है इकाई कितना 15 दे रखा है, 15 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसका रूट को हटा करके इस पे स्क्वायर लगाएंगे, रूट को हटा के इस पे स्क्वायर लगाएंगे तो बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा बराबर कितना हो गया 15 का स्क्वायर 225 हो गया। अब बताएं कि 25 घटाएंगे 225 में से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर कितना था 225 था। अब यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर इसको घटा करके कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 को रूट के अंदर में डाल दीजिए, रूट अंडर 200 हो जाएगा और 200 को रूट से बाहर निकालिएगा तो प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगा, 10 रूट 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 8 - 6 और मध्य बिंदु 4 6 हो तो दूसरे छोर के निर्देशांक क्या होगा। एक छोर का बिंदु दे रखा है, दूसरे छोर का बताना कि क्या होगा मध्य बिंदु। अब यहाँ पर देखेंगे हमें मध्य पूछा गया है, मीन हमें किसी से नहीं मतलब है कि क्या पूछा नहीं पूछा, क्या डाटा है नहीं डाटा, हमें कुछ नहीं देखना, हमें देखना कि मध्य है मीन है, कोई बात नहीं, बात बन गई। अब आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ किए हुए, आप माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप बताएं कि 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 जोड़ेंगे कितना होगा 12, 8 और 4 को जोड़ेंगे एक्स एक्स वाले को तो क्या हो जाएगा 12, और उसके बाद बट्टा कितना हो गया 2, 6 में से 6 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, बट्टा कितना हो गया 2। फॉर्मूला होता है क्या, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाता है। तो यहाँ पर देखें उसी फॉर्मूला पर लगाएं, x1 ये है x2 ये है, दोनों को जोड़ दिए, फिर y1 ये है y2 ये है, दोनों को जोड़ दिए। तो आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा ये 0 बना देगा, ये दोनों आपस में 0 बना देगा, ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉरी 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा यहाँ पर, तो 12 बट्टा कितना हो गया 2 हो गया, उसके बाद 0 बट्टा कितना हो गया आपका 2 हो गया, काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। 6 0 जिस ऑप्शन में दिख रहा है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, 6 और 0 इस ऑप्शन में। अगला प्रश्न हमारा है 66 नंबर में, किसी त्रिभुज के शीर्षक निर्देशांक 8 12 0 8 है 10 10, तो इसके केंद्रक का मान क्या होगा, यानी कि सेंट्रॉइड पूछा गया आपके, कोऑर्डिनेट का सेंट्रॉइड क्या होगा, सेंट्रॉइड क्या होगा। तो सेंट्रॉइड पूछा, अगर हम त्रिभुज से जाते हैं ऐसे, ये ए का मान है, ये बी है, ये सी है, सेंट्रॉइड बीच में होता है, यहाँ से इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, ये बीच में जहाँ पर तीनों बिंदु मिलेगा वो क्या हो जाएगा सेंट्रॉइड हो जाएगा। अब सेंट्रॉइड निकालने का तरीका क्या है, क्या करेंगे, इसमें कितना है, एक x1 है, x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, तीनों का मान आपको दे रखा, तीनों का मान दे रखा है। तो यहाँ देखेंगे हम लिखेंगे 8 हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, अब सॉरी 0 हो जाएगा फिर 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा फिर 10 हो जाएगा, और 3 संख्या है तो इसलिए क्या हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा। फिर कोमा अगला देखेंगे तो 12 है प्लस 8 है प्लस क्या है 10 है, प्लस कितना है 10 है, बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 और 18 हो जाएगा, बट्टा कितना हो गया 3 हो गया। इसको काटेंगे तो कितना बार में 6 बार में जाएगा। अब यहाँ देखेंगे एक ही ऑप्शन में 6 दे रखा है तो दूसरा वाला निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। वैसे हम यहाँ जोड़ेंगे तो 20 से 10 30 हो जाएगा, 30 से भागने कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 भी है और 6 भी है, तो क्या हो जाएगा बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला है बिंदुओं P 0 6 Q 4 10 और R माइनस का 12 माइनस 2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको निकालने का एक आसान तरीका बताते हैं जो आपके लिए डिफिकल्ट है, रट्टा मारते हैं, रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज को, रट्टा मारने से याद नहीं होता, समय आने पर भूल जाते हैं, और जब हम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है तो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है कि कैसे बनता है फॉर्मूला। तो देखिए 3 कट इसमें लगाएंगे, 3 कट लगा दिए हम, इसको हम लिख दिए x1, इसको लिख दिए x1, इसको लिख दिए x2, इसको लिख दिए x3, इसको लिख दिए x3, इसको लिख दिए x3। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, उसके बाद अगर हम x1 को लेते हैं, पहला वाला ये x1 को लिए हैं, x1 लिखना है। उसके बाद यहाँ देखें 2 है 3 है, तो यहाँ पर y2 माइनस का y3 करेंगे, उसके बाद प्लस है प्लस देंगे। अब यहाँ x2 को लेना, x1 तो ले लिए, अब x2 को लेना, जब x2 को लेंगे तो फिर से यहाँ देखेंगे ये 2 ले लिए हैं तो 3 और 1 बचा, तो y3 माइनस क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस आप देखेंगे 2 ले लिए, आप 3 लेना है तो x3 ले लेंगे, x3 ले लेंगे तो फिर क्या बनेगा, x3 अगर ले लेते हैं तो 1 और 2 बचेगा तो y1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। हाँ तो ये हो गया y1 y2 हो गया। बस हम क्या बताएं कि एक रेखा खींचना है और यहाँ पे 3 कट लगाना है, 3 कट के अनुसार x1 लिखना है, x2 लिखना है और x3 लिखना है, उसके बाद आपका फॉर्मूला जाएगा बन के तैयार। अब आइए हम डायरेक्ट बैठाना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखते हैं फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट बैठाएंगे, 1/2 लिखें, 1/2 लिखें। अब यहाँ देखेंगे जब x का मान 0 हो गया तो एक टर्म तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस। अब x2 वाला काम करेंगे, तो x2 वाला जब हम काम करेंगे तो x2 का मान निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, x2 के लिए निकालेंगे तो अगला हो जाएगा x2 होता है 4 है, x2 4 है, उसके बाद है x2 के बाद क्या बोले y3 y1, y3 कितना है 2 है, और उसके बाद y1 कितना है 6 है।
फिर अगला माइनस का 12 है x3 और उसके बाद हो जाएगा y1 y2 6 अब माइनस हो जाएगा 10, 6 माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ इसको सॉल्व कीजिए तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 चौके कितना हो जाएगा 32, माइनस का हो जाएगा 32 माइनस 32 और उसके बाद प्लस हो जाएगा 48, प्लस हो जाएगा 48। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा इंटू ये 48 में से 32 जाएगा तो 16, काटेंगे कितना बार में जाएगा 8 बार में, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 सही हो जाएगा। आगे है यदि बिंदु ए के प्लस 1 2 के 3 के 2 के प्लस 3 ये x1 का मान ये है, ये x1 का मान है, यहाँ पे देखेंगे ये x1 का मान है, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, x2 का मान है, ये y2 का मान है, ये x3 का मान है, ये y3 का मान है। इतना मान आपको वैल्यू दे रखा है और k का मान आपसे पूछ रहा है, k का मान पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है कि वही फॉर्मूला लगाना है बिंदु वाला 1/2 संरेखी कब होता है, जब यहाँ पर हम क्या लिखे थे फॉर्मूला ये लिखे थे, जब आगे हम इस तरह से चलते गए उसके बाद ये जब बराबर में 0 आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा संरेखी कहलाएगा। तो संरेखी है इसलिए यहाँ पर k का मान पूछ रहा है आपसे, k का मान कितना होगा। तो k का मान कितना होगा जिस फॉर्मूला पे अभी जो लिखा है उसी फॉर्मूला बैठाएंगे, बैठाने के बाद आपको निकल जाएगा आंसर, इसका आंसर निकल जाएगा 2, 1/2 हो जाएगा। थोड़ा सा इसका स्क्रीन छोटा है इसके वजह से वो हम सवाल को बैठा नहीं सकते, थोड़ा सा लॉन्ग में चला जाएगा, तो इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1/2 रख करके। उसके बाद वही फॉर्मूला बैठेगा x1 फिर हो जाएगा आपका y2 माइनस का y3 और उसके बाद ये फॉर्मूला बैठा करके इसके ऊपर मान पुट कीजिएगा। उसके बाद एक इक्वेशन बनेगा इस तरह से 6k² बनेगा, 6k² बनेगा और माइनस का 15k बनेगा और उसके बाद प्लस का 6 बनेगा। इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कीजिएगा तो आपको 2 और 1 का शून्यक बनेगा, 2 शून्यक बनेगा, वही क्या हो जाएगा इसका k का मान हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक इतना इतना है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप कहने का मतलब है ये a है और ये b है और ये c है। जब इसको तीनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है त्रिभुज का परिमाप बनता है। अब तीनों को जोड़ लीजिए, अब बताइए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है तो 6 रहेगा, फिर प्लस 8 है 0 है तो क्या हो जाएगा 8 ही रहेगा। अगला फिर 0 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसका 14 क्या हो जाएगा 8 6 14, 14 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्स अक्ष से बिंदु 6 12 की दूरी क्या होगी। अभी फॉर्मूला बता, एक सवाल इससे पहले भी बनाए थे, इसी टाइप में सवाल था, पिछले एग्जाम में ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए रूट अंडर लिखेंगे, उसके बाद 12 का स्क्वायर कीजिए या पहले 6 का स्क्वायर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला प्लस में होता है। तो 144 लिखिए और प्लस का 36 लिखिए, 144 और प्लस 36 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 हो गया और उसके बाद 36 हो गया, 44 और 136 को जोड़ दीजिए तो कितना निकल जाएगा आपका 6 4 10 का 0 हासिल 1 4 3 7 1 8 हो जाएगा, उसके बाद 180 हो जाएगा। एक्स अक्ष से बिंदु 6 12 की दूरी क्या होगी, एक्स अक्ष से बिंदु 6 12 की दूरी क्या होगी। रूट अंडर हो जाएगा आपका एक बिंदु एक्स अक्ष की दूरी जो होती है y के नियामक होती है, निरपेक्ष मान के बराबर होता है, इसलिए कोटि क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा क्या गया है कोटि पूछा गया है, तो कोटि क्या हो जाएगा इसका सिर्फ और सिर्फ कोटि पूछा है। अब यहाँ देखिए एक्स अक्ष से कोटि और भुज पढ़े होंगे आप, कोटि उसके बाद भुज जब यहाँ पर बिंदु से दूरी कहेगा तो ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा x। लेकिन अगर आपको यहाँ पर निरपेक्ष मान के बराबर कहेगा, y नियामक के निरपेक्ष मान के बराबर कहेगा तो ये हो जाएगा आपका भुज और ये हो जाएगा कोटि। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमें पूछा क्या है, y के लिए पूछा है, ये x है और ये y है, तो हमें किसके लिए पूछा है y के लिए पूछा है, तो y का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 क्या हो जाएगा आपका ये इसका सही आंसर हो जाएगा। y नियामक होता है, x अक्ष के बिंदु के नियामक y होता है, इसलिए y का मान हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर आलेख के द्वारा किसे नहीं दर्शाया जा सकता, क्या माध्य को या बहुलक को या माध्यिका को। तो यहाँ पर हम बहुलक को भी दर्शा सकते हैं आलेख के माध्यम से, माध्यिका को भी दर्शा सकते हैं आलेख के माध्यम से, लेकिन माध्य को नहीं दर्शा सकते। बहुलक जो है, बहुलक और माध्यिका आलेखीय विधि से निर्धारित किए जा सकते हैं, लेकिन माध्य को आलेखीय विधि द्वारा निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि 2 7 6 15 तथा x का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ पर सारी संख्याओं को जोड़ना है और उसके बाद जितनी संख्या उतनी से भाग देना है, तो जोड़ लेते हैं सारी संख्याओं को। जब आप जोड़ेंगे सारी संख्याओं को जोड़ने के बाद आपको कितना हो जाएगा, जोड़िए 2 7 6 15 और x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 50 नहीं होगा, आपका हो जाएगा
15, अच्छा 21, 21 28, 28 तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 30 प्लस हो जाएगा आपका x और बट्टा हो गया आपकी कितनी संख्या है, 2 2 4 1 5 संख्या 5 लिखेंगे। अब बराबर कितना हो गया आपका 10 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 30 प्लस हो गया x, अब बराबर 10 बचे कितना हो गया 50, यहाँ पर लिखेंगे 50। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर, ये इसमें से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो इसका 20 क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो 2024 में भी है, 25 में भी है, 23 में भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम कराए हैं, मुझे मालूम है कि कौन कौन सवाल बार बार रिपीट होता है। इस सवाल पे भी आप खास फोकस रखेंगे। अगला प्रश्न है 7 5 4 7 5 4 5 7 6 तथा 7 का बहुलक है। बहुलक पूछा गया है, तो जो सबसे अधिक बार आया हो उसे हम बहुलक कहते हैं। तो सबसे अधिक बार मुझे क्या लगता है दिख रहा है, 5 आया है 3 मरतबा, 7 आया है 4 मरतबा, तो 7 इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ 7 ऐसा है जो 7 मरतबा आया है, सॉरी 4 मरतबा आया है जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसका क्या हो जाएगा 7 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 4n/7 है तो n का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक फॉर्मूला आपको याद होगा, पढ़े होंगे माध्य सूत्र के लिए, n बराबर क्या होता है n+1 होता है। कब, जब n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना होता है, n प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना होता है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं n+1/2। और हमें दे रखा है इसके बराबर में n का मान दे रखा है, n का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4n और अपॉन 7 दे रखा है। तो चलिए इस पर हम बैठाते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका मान 4n है, अपॉन कितना है 7 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7n हो जाएगा यहाँ पर, प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपका 4 दूना 8n हो गया। जब इसको घटाएंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर आपका सीधा सीधी कितना हो जाएगा आपका 7, और ये एक मिनट रुकिएगा, फिर से इसको बनाते हैं। यहाँ देखिए ये 4n तो रहेगा ऐसा ही, बट्टा 7 भी रहेगा बराबर, अभी फॉर्मूला क्या दिए n+1 अपॉन क्या दिया आपको 2। अब इसको गुना करते तो ये 7n हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसको गुना किए इन दोनों से तो ये हो गया। उसके बाद इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 8n हो जाएगा, 8n हो जाएगा, 7n + 7 हो गया, उसके बाद 4 दूना 8 हो गया। अब ये उस साइड जाके घट जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, n बराबर 7 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 7 11 5 10 6 9 8 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका क्या होगी, माध्यिका से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी कि 10 से 15 ऑब्जेक्टिव जो लगभग में एवरेज में पूछा जाता है उस हिसाब से कभी कभी। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरीक़ा से आप रिवीजन में रखेंगे और जितना PYQ में पूछा गया है उन सारे प्रश्नों को भी ध्यान में रखेंगे किस पैटर्न से पूछा जाता है, ताकि आपको एग्जाम में जो से समय नहीं लगे और ऐसा ना लगे कि मुझे नहीं पढ़ा हुआ है, आपको सब पढ़ा हुआ नजर आएगा। तो हमारा प्रश्न है 7 11 5 10 का माध्यिका क्या होगा। माध्यिका के लिए बस एक बात याद रखना है कि जब भी कोई माध्यिका पूछेगा तो आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले सजाना है। आप जिसमें चाहें बढ़ते क्रम में ही हम सजा लेते हैं, बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम अगर हम सजाते हैं तो आइए सजाने की कोशिश करें इसको। तो सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है, सबसे छोटा हमें दिख रहा है 6 है, 6 के बाद क्या दिख रहा है 7 है, 7 के बाद क्या है 8 है, 8 के बाद क्या है 9 है, 5 भी है तो 5 लिख देंगे पहले, 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 है 11 है, 10 है और 11 है, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। एक इधर से ले लीजिए, एक इधर से काटिए, 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 बीच में जो संख्या बच जाएगा वही संख्या क्या हो जाएगा इसकी माध्यिका हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर जोड़ा में नहीं है संख्या तब तो बीच में जो बच गया वो संख्या होगा, लेकिन जोड़ा में होगा तब क्या करेंगे, इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका C। अब यहाँ देखेंगे अगर हमें एक डाटा देते हैं, 2 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, 3 दे देते हैं, 1 मिनट डाटा, उसके बाद 5 दे देते हैं, 7 दे देते हैं, उसके बाद आपका 3 नहीं, यहाँ पे 9 ले लेते हैं और 11 ले लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे कितनी संख्या हो गया 3 3 6 संख्या हो गया। अब यहाँ पर एक इधर से छाटेंगे, एक इधर से, एक इधर से छाटेंगे, एक इधर से छाटेंगे, इन दोनों को जब काटेंगे तो 0 बन जाएगा, तो ऐसा काम गलती भूल से भी नहीं करना। ये 7 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो गया 12, अब 12 में 2 से भाग दे देना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस जो डाटा दिया उसका अनुसार कितना हो गया 6 हो गया। तो हमें यहाँ पर 3 ही संख्या दिया हुआ था, तो हम पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में इसको सजा लिए, सजाने के बाद दोनों तरफ से एक एक संख्या को एलिमिनेट करेंगे और जो बच जाएगा वही संख्या क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि B नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चिटाने की प्रायिकता क्या होगा। अब 3 सिक्का को जब उछालेंगे, एक सिक्का को उछालेंगे तो सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 को उछालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार उछालेंगे तो 2 होगा, 2 बार उछालेंगे तो स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 बार उछालेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा।
तो यानी एक बार सिक्का को उछालेंगे तो 2 हेड या टेल आएगा, या 2 बार उछालेंगे तो 4 हेड टेल हेड टेल हेड टेल इस तरह से आएगा 4 मरतबा। उसके बाद 3 बार उछालेंगे तो 8 मरतबा आएगा, 4 मरतबा या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, या फिर 3 मरतबा हेड आया या टेल आया, इस तरह से उसका परिणाम बनेगा। तो टोटल इसमें जो परिणाम बनेगा वो कितना बनेगा, कुल परिणाम जो बनेगा 8 बनेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि कम से कम एक चीट आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक चीट आने यानी कि चीट आने की हेड 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 3 बार उछाले हैं, टेल टेल और टेल, ये ऐसी संख्या है जो एक ही बार आ रहा है। मतलब इसमें इसमें टेल नहीं है, इसमें हेड नहीं है, इसमें टेल नहीं है, इसमें हेड नहीं है। तो हमें क्या पूछ रहा है, एक चिट नहीं आए। चिट नहीं आया मतलब कि टेल नहीं आए। तो टेल नहीं आए तो एक नहीं है टेल आएगा, यानी कि 8 में से जब एक नहीं आएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पर हमारा कुल परिणाम बच गया पूरा कितना, अब यहाँ देखें तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो गया, टोटल जो संख्या हो गया, कुल संभव परिणाम हो गया 8। उसके बाद नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया आपका 7, क्योंकि 8 में से एक चला जाएगा, क्योंकि एक चिट आने की प्रायिकता बतानी है यहाँ पर। तो लगभग में कम से कम एक चिट आए, तो यानी कि सब में या तो एक आए, 2 आए, 3 आए चलेगा, लेकिन उसमें चिट आने की प्रायिकता कम से कम एक चिट आना ही होगा। तो इसमें हेड 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 जिसमें आएगा उसमें तो चिट नहीं है, तो यहाँ पर से एक को घटा देना, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 7 अपॉन 8 किस ऑप्शन में है, तो आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 8 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब एक पासा को फेंकेंगे, अगर पासा में कितनी संख्या होती है, 6 संख्या, कुल संभव परिणाम कितना हो गया आपका, 6 हो गया। तो यहाँ पर एक पासा को फेंकेंगे 6, 2 पासा को फेंकेंगे 36, 3 पासा को फेंकेंगे 216, यानी कि 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब इस तरह से बढ़ते जाएगा। जितना बार फेंकेंगे उतना उसका पावर लगा करके गुना करते जाएंगे। तो एक बार फेंका तो ये 6 हो गया। अब यहाँ 8 से छोटी, तो ये 6 तक 1 2 3 4 5 6 ये सब 8 से छोटी है, तो पूरा का पूरा संख्या होगा, यानी कहने का मतलब 6 बाय 6 हो जाएगा। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो इसका सही परिणाम क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, 0 और 1 के बीच में जो होगा वो सब घटना की प्रायिकता होगी, लेकिन 0 से छोटा और 1 से बड़ा होगा तो घटना की प्रायिकता नहीं होगी। अब आइए 20% निकालेंगे तो 0 और 1 के बीच में आएगा, ये 0 और 1 के बीच में है, ये भी भाग देंगे तो 0 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पर 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा। 5 से कम 5 हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा, यानी 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा, 7/5 हो जाएगा। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर है 1/9 तो प्रोबेबिलिटी ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। क्या 1/9 है, 8/9 है, या 5/9 है, या 7/9 है। तो यहाँ पर देखेंगे हम फॉर्मूला क्या करें, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है आपको, तो ये 1 माइनस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब यहाँ पर घटाएंगे ई नहीं होने की प्रायिकता से, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 1 माइनस इसको घटाएंगे 1/9 को, तो 1/9 घटेगा तो क्या होगा, 8/9 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी सही दिख रहा है आपको। अगला प्रश्न हमारा है, एक थैले में 9 लाल 10 हरा 7 सफेद गेंदे, एक गेंद यादृच्छिक बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो इसके ना लाल ना सफेद होने की प्रायिकता याद कीजिए। लाल कितना है, टोटल गेंद कितना है, पहले ये चीज को देखना है। इसमें 9 लाल है, 10 हरा है, 7 सफेद है, टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना, टोटल कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 26 हो गया। जिसमें से क्या नहीं होने की प्रायिकता पूछा गया आपको, क्या नहीं होने की पॉसिबिलिटी पूछा गया, इसमें लाल नहीं होना चाहिए और सफेद नहीं होना चाहिए। लाल को छोड़ दीजिए 9 को और 7 को सफेद को, तो हरा बच गया सिर्फ 10। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 10 बट्टा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 बार में, इसको काटेंगे तो 13 बार में, 5/13 जिस ऑप्शन में दिख रहा है वो सही होगा। 5/13 हो गया आपका, ए ऑप्शन में सही है। अगला है 3√2 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर समबाहु भुज का क्षेत्रफल पूछा गया आपको, क्या होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, रूट अंडर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब भुजा हमें दे रखा है कितना, √3 रखा है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला बिठाते हैं वो देखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है तो √3 तो सेम रहेगा, अपॉन में 4 भी रहेगा इंटू, अब इसका स्क्वायर करेंगे √3/2 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो √3 तो सेम रहेगा, 4 ही रहेगा, उसके बाद इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना कितना हो गया 18 हो गया। जब इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, इसको काटेंगे तो 9 बार में जाएगा, तो फाइनल कितना हो जाएगा 9√3 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 9/2 √3, ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न है D1 तथा D2 विकर्णों वाली समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया आपको, फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा आपका रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा D2 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर समचतुर्भुज का परिमाप पूछा गया, तो यहाँ पर ये फार्मूला नहीं होकर के क्या हो जाएगा आपका बनेगा, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर सही होगा। अगर निकालना चाहेंगे तो निकाल करके भी हम दिखाएंगे। एस स्क्वायर हो जाएगा बराबर में हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे भुजा 1 का स्क्वायर यानी कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा D1 का स्क्वायर अपॉन 2 हाफ करना है, फिर हो जाएगा D2 का स्क्वायर हाफ करना है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने जाएंगे हम, ये एस स्क्वायर हो जाएगा बराबर डी का स्क्वायर डी स्क्वायर रहेगा 1 में, अब बट्टा हो जाएगा 2 दूना 4, फिर प्लस हो जाएगा D2 2, अब बट्टा हो जाएगा 4। ये हो गया आपका। अब हमें निकालना क्या है, अगर हम रूट से फाइंड आउट इसको करते हैं तो एस बराबर क्या हो जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे रूट में जाएगा, रूट से फाइंड आउट करेंगे फिर रूट अंडर हो जाएगा आपका D1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा D2 का स्क्वायर, और 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर परिमाप पूछा गया, तो परिमाप क्या हो जाता है, परिमाप इसका जो होगा ये होता है परिमाप 4 गुने भुजा, तो भुजा भी क्या निकला आपका रूट अंडर D1 स्क्वायर प्लस का D2 स्क्वायर बट्टा कितना हो गया 2, 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो 2 वाला ऑप्शन क्या है, एक तो ये है रूट के अंदर में है, तो ये क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि एक गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा। 7 44 154 एक फॉर्मूला होता है, 7 44 154 यानी 7 44 154। इस टाइप पर बहुत सारा सवाल पूछता है, ये हो जाता है त्रिज्या हो जाता है, और ये हो जाता है परिधि, ये हो जाता है पेरीमीटर, और ये हो गया आपका एरिया। ये परिधि 7 44 154, अगर 7 त्रिज्या रहेगा तो पेरीमीटर उसका 44 निकलेगा और एरिया निकलेगा 154 निकलेगा। 154 एरिया दिया रहेगा, पेरीमीटर पूछेगा तो 44 हो जाएगा, पेरीमीटर दिया रहेगा त्रिज्या पूछेगा तो 7 हो जाएगा। इसी पर यहाँ पर देखिए सवाल हमें 154 दे रखा है, 154 दे रखा है, यहाँ पर व्यास पूछ रहा है, तो इसका 7 ना हो गया, त्रिज्या कितना हो गया 7 हो गया, जब इसका हम आधा करेंगे कितना होगा 3.5 हो जाएगा, 3.5 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया ट्रिक से। अगर हम इसका बेसिक से चलते हैं तो बेसिक से भी हम चलते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ किसका है, ये गोला का यानी कि स्फीयर का, तो एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कितना 154 दे रखा है, बराबर हो गया आपका 4 × 22/7, और यहाँ पर आर का मान नहीं है हमारे पास में, तो आर स्क्वायर को छोड़ देंगे, इसको काटेंगे हैं तो 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, 7 सत्ते 49। आप देखिए डबल 7 में से 107 लेंगे, उसके बाद ये बट्टा में 2 चला जाएगा, 2 से जब भाग देंगे कितना होगा 3.5 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या त्रिज्या पूछा नहीं, व्यास पूछा, तो व्यास पूछा तो इसका डबल हो जाएगा, 3.5 का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है r/4 त्रिज्या और 4l त्रिज्या की ऊंचाई वाले एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है क्या, पाई r प्लस एल, सीधा सीधा फॉर्मूला पाई r प्लस एल इसका फॉर्मूला होता है। अगला सवाल है एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। आयतन क्या होगा, घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 6a स्क्वायर, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6a स्क्वायर, और ये हमें दे रखा कितना, फिर क्षेत्रफल दे रखा है कितना, एरिया दे रखा है आपको 486 दे रखा है, 486 अगर हम इसको काटते हैं 6 से काटते हैं तो 8 6 के 48 और 1 6 एकम 6। अब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा, रूट से बाहर निकले कितना होगा 9 होगा। अब पूछ रहा है आपको आयतन क्या होगा, तो 9 × 9 का क्या होगा, 9 × 27 और 27 सत्ते कितना हो जाएगा 729, तो क्या हो जाएगा इसका 729 हो जाएगा इसका सही आंसर, 9 का क्यूब 729। समान ऊंचाई के दो बेलनों के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात 5:3 है, तो इनका आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा, आयतन पूछा गया, क्षेत्रफल दे रखा, आयतन पूछा गया। अब देखेंगे यहाँ पे बेलन का, तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH होता है, तो हमें उस सबको नहीं देखना, यहाँ पर क्या दे रखा है 2 बेलन है, यहाँ पर R1 है, ये R2 है, तो बैठाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 3, उसके बाद इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और बटा हो गया 9, तो 25 और 9 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। वैसे चाहे तो फॉर्मूला पे बैठा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वही 25/9 निकलेगा। अगला प्रश्न हमारा है यदि एक बेलन और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। आयतनों का अनुपात क्या होगा, बेलन की बात करें, बेलन सिलेंडर में, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, बेलन का क्या पूछा गया है, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h बराबर है किसके, शंकु का आयतन का, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, पाई से पाई चला जाएगा, आर से आर खत्म, एस से एस खत्म, ये खत्म, इधर क्या बच गया 1 बच गया, इसके बट्टा में 1/3 बच गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा इसका, सॉरी ये 1/1 हो जाएगा और उसके बाद इंटू हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। तो ये 3/1 हो गया। जब यहाँ पर करेंगे रेशियो तो 3/1 हो जाएगा। तो गलती से नहीं करना है कि 1:3 नहीं लगा देना, वरना गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेना है कैलकुलेशन, 1/1 लिखा हुआ है। देखेंगे फिर से, अगर हम 1/1 और उसके बाद 3, तो ये 1 के बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा, तो ये 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। 3:1 ये बी ऑप्शन में सही है, बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले एक गोलाकार गेंद को पिघला करके R1 त्रिज्या वाली 27 नई समान गेंदें बनाई जाती है, तो R1 R2 का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो बताना है आपको क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे गोले का आयतन की ही बात कर रहे हैं, किसी भी जो शेप है पिघलाने पर कुल आयतन समान रहता है, चाहे वो शंकु हो, गोला हो, बेलन हो, जिसमें भी हो, उसको पिघला करके कोई दूसरा आकार हम बनाते हैं तो उसका आयतन कभी नहीं बदलता है, आयतन समान रहता है। तो यहाँ पर गोले की बात कर रहे हैं, तो गोले का अगर 2 त्रिज्या R1 R2 भले R1 R रेशियो R1, तो यहाँ पर हम पहला का लिखेंगे 4/3, फॉर्मूला होता है इसका गोले का आयतन 4/3 पाई R3। तो यहाँ पे लिख दिए, इसके बराबर है 27 के, 27 12 में काटा गया, पिघला करके 27 बना गया, पाई/3, उसके बाद हो जाएगा फिर पाई R। तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई काट दीजिए, उसके बाद 4/3 से 4/3 चला जाएगा, 27 बचा, 27 है और उधर क्या बच गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ देखेंगे यहाँ हो गया 27, तो यहाँ पर R बच गया, तो ये 27 हो जाएगा। 1 मिनट हम इसको लिखते हैं फिर से, यहाँ बच गया क्या आपका RQ बच गया है और इधर बच गया 27 R बच गया, इतना बचा हुआ था। तो यहाँ पर हम RQ को सेम लिखेंगे और इसके अपोन में आ जाएगा R बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इसका जब हम Q हटाएंगे तो ये 3 बना देगा, तो R बाय क्या हो जाएगा, R1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 27 रूट क्यूब निकालेंगे कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा आप बताएं, 3:1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3:1, जो ऑप्शन ए नंबर में दिख रहा है। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 289 है और 121 है। ऐसे सवाल को तो देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है 17 का, 11 का, 17/11 सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हमारा है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो एंगल B बराबर 47 डिग्री, एंगल F बराबर 53 डिग्री है, तो एंगल A का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखेंगे दो त्रिभुज अगर हम बनाते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, A है, B है और C है, D है, उसके बाद E है और F है, E है और F है। हमें कौन कौन सा एंगल किसके बराबर कह रहा है, एंगल B बराबर है किसके, एंगल F के, एंगल B बराबर है किसके, F के बराबर है। तो एंगल B और एंगल F अगर बराबर है, तो यहाँ पर एक बात और आपको अच्छी से याद होगा कि जब आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होंगे, चैप्टर पढ़े होंगे, उसको त्रिभुज का चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C को जोड़ेंगे कितना 180 डिग्री हो गया, जिसमें से आपको दे रखा है 2 एंगल का मान दे रखा है, तो हमें इस फिगर को बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एंगल A, एंगल B और एंगल C को जोड़ेंगे कितना 180 डिग्री होगा, जिसमें से 2 मान दे रखा है B और F का मान दे रखा है, यानी कि 2 एंगल बराबर हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल A और प्लस कितना दे रखा है आपको 47 और 53, 47 डिग्री या प्लस क्या हो जाएगा 53 डिग्री, बराबर कितना हो गया 180 के। जब इसको घटाएंगे तो एंगल जो A निकलेगा वो कितना निकल जाएगा आपको 80 डिग्री निकल जाएगा, एंगल क्या निकल जाएगा A 80 डिग्री। तो इसका मतलब है कि एंगल A बराबर हो गया किसके, एंगल D के बराबर हो गया, एंगल A एंगल D के बराबर हो गया, एंगल A एंगल D के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसका C 50 डिग्री, 50 डिग्री इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, सॉरी 80 निकला है ना, तो 80 डिग्री ना होगा इसका आंसर, 80 निकला है, ये हो जाएगा जोड़कर कितना आपका 100 हो गया, 180 में से जब 100 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 80 डिग्री होगा, तो इसका 80 सही आंसर होगा, माजरे चाहेंगे 80 डिग्री इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, AD/DB 1.5/3 है, तो AE बराबर क्या है 1 सेंटीमीटर, EC का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखें, अगर ये त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये C है, और यहाँ पर से समानांतर है किसके, D और E के,
डी और ई के हैं। तो अब यहाँ पर हमें मान क्या दे रखा है, ए डी का मान दे रखा है। ए डी बट्टा क्या हो जाएगा, डी बी, ए डी बट्टा क्या हो जाएगा, डी बी, ए ई बट्टा क्या हो जाएगा, ई सी। हमें किस किस का मान दे रखा है, किसका मान पूछ रहा है वो देखेंगे। तो ए डी का मान दे रखा है, तो ए डी का मान आपको कितना दे रखा है, 1.5 बट्टा कितना है 3 बराबर 1 बट्टा कितना हो गया आपका ई और सी। इसी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा, एक्स मान लेते हैं। जब इसको गुना करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा, ये x बराबर हो जाएगा आपका 3 के बट्टा में चला जाएगा कितना, 1.5 हो जाएगा। अब बताइए डेढ़ का कितना गुना हो गया 3, डेढ़ का कितना गुना 3, 2 गुना 3 हुआ, तो क्या हो गया आपका भाग देने के बाद 2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर इतना है, तो एंगल ए का मान क्या होगा। एंगल ए पूछा गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का तो क्या होता है, जो मान दे रखा है उसको पहले रखेंगे, तो 12 है तो बी सी का स्क्वायर लिखिए, बराबर में लिखिए आप ए बी का स्क्वायर, अब प्लस में लिखिए ए सी का स्क्वायर। अब सबको बैठा लीजिए इस पर, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अगर ये दोनों आपस में बराबर होगा तो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो 90 डिग्री का बनेगा, तो 144 इधर हो गया। और यहाँ पर देखें 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 है, 36 से कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा, यानी 144 बराबर क्या हो गया, 144 हो गया। यानी कि समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में ए डी कोमा एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है। यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, डी सी 3 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान क्या होगा। अभी जो सवाल बना है उसी टाइप में ये सवाल बनेगा, जैसे ये सवाल दे रखा है इस तरह से। इसमें देखेंगे यहाँ पर क्या है, इसका समद्विभाजक बाइसेक्टर है, ए डी बाइसेक्टर है, ए है और डी है, ये बाइसेक्टर है। ये बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए। अब हमें क्या क्या मान दे रखा है उसका मान रखिए, ये 8 है, और ये हमारे पास में कितना दे रखा है, बी और डी कितना दे रखा है, 6, बी डी कितना है 6 है, और ये 6 है। उसके बाद डी सी कितना है, 3 है, डी सी कितना 3 है, इसका मान बताना है। इसका मान बताना है तो वही करना है, ये ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, ए सी, ए बी बट्टा ए सी, बी डी बट्टा क्या हो जाएगा, डी सी। तो ये हो जाएगा 8 बट्टा एक्स हो जाएगा। अब बराबर कितना हो गया आपका, 6 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 बट्टा 3 हो जाएगा। काटेंगे इसको तो 3 दूना 6, 2 बार में जाएगा, इसको काटेंगे 4 बार में जाएगा, तो एक्स का मान सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि दो त्रिभुजों ए बी सी तथा डी ई एफ में एंगल ए बराबर है एंगल ई के, एंगल बी बराबर एंगल एफ के, तो निम्न में कौन सही नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंसी का सवाल है, कॉन्ग्रुएंसी लागू होगा यहाँ पर किस में, तो यहाँ पर बनाइए, दो त्रिभुज बनाते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ पे दो त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर ए नाम दे दिए, इसका बी कर दिए, इसको सी कर दिए, इसको डी, इसको ई और इसको एफ लिख दिए। अब यहाँ पर देखेंगे हम किसके कोण बराबर, एंगल ए एंगल ई के बराबर, एंगल ए एंगल ई के बराबर। ऐसे लगा देना है, जब सवाल इस टाइप का आएगा तो कॉपी पर ऐसे 2 फिगर आपको बनाना है। बनाने के बाद आप जो है जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लाइन लगाते जाना है। उसके बाद एंगल बी एंगल एफ के बराबर, तो एंगल बी को एंगल एफ के बराबर कर दीजिए, 2 लाइन कर दिए। उसके बाद तो कह रहा है कि एंगल एफ इनमें से कौन बराबर नहीं होगा, तो ये जाहिर सी बात है, जब ये दोनों बराबर होती है तीसरा वाला ये एंगल के बराबर होगा, तीसरा वाला इसके बराबर होगा। अब आइए कॉन्ग्रुएंसी देखिए किस में लागू हो रहा है, ए बी डी ई। जैसे हम चलेंगे एक लाइन से चलेंगे सेकंड की ओर, तो सेकंड की ओर चलना है, थर्ड की ओर चल रहा है तो थर्ड की ओर चलना है। जैसे ये चलाएगा ऑप्शन वैसे चलना है आपको। ए बी बट्टा डी ई, यहाँ एक से दूसरा में गया, और यहाँ देखेंगे ए बी एक से दूसरा में गया, तो यहाँ एक से दूसरा में जाएंगे तो ई एफ हो जाएगा, जबकि यहाँ ई एफ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। हमसे गलत ही पूछा गया था, तो ये सही होगा। अगला पर हम ट्राई करते हैं, अगला पर ट्राई करते हैं, बी सी, बी और सी सेकेंड से थर्ड पे गया बी सी, ठीक है, तो यहाँ भी सेकेंड से थर्ड पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डी या डी एफ, बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे बी सी और डी एफ, बी सी और डी, बी सी हो गया डी एफ, ये तो सही है। ए बी और ई एफ, ये भी सही है। उसके बाद देखेंगे ए बी और ई एफ, ए बी एक से सेकंड पे, एक पहला कोण वाला से दूसरा सेकंड कोण वाला पे गया, तो यहाँ पर देखेंगे पहला से सेकंड पे जाएंगे, तो पहला से सेकंड पे जाएंगे तो ई एफ हो जाएगा, जबकि यहाँ ई एफ दे रखा है। तो यहाँ पर तीनों सही है, एक सिवाय एक के। ये क्या होगा, क्वेश्चन के अनुसार नहीं पूछा गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी इस प्रकार हैं कि एंगल ए पी बी बराबर 100 डिग्री, तो एंगल ओ ए बी का मान क्या होगा। जब यहाँ पर इस एंगल दे रखा है, जैसे यहाँ पर हम फिगर लेते हैं, एक वृत्त लेते हैं, वृत्त में यहाँ पर अगर हम इस एंगल को लेते हैं, इस तरह से बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। अगर यहाँ पर हम वृत्त लेते हैं और वृत्त में जो है यहाँ पर हम एंगल बनाते हैं, इस तरह से एंगल इस तरह से बनाते हैं, तो ये ओ हो गया, ये ए है, ये बी है और ये पी है। तो हमेशा ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब बराबर होता है तो ए पी बी, ए पी
P कितना दे रखा 80 100 डिग्री, P 100 डिग्री दे रखा, तो इसका जो ये वाला एंगल होगा इसका आधा होगा, इसका आधा होगा तो आधा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, सही आंसर हो जाएगा। तो 50 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। फिर से बोले कि ये एंगल का ये आधा होता है और इसका ये डबल होता है, जो एंगल O है वो डबल होता है एंगल P का, और एंगल जो बाहरी वाला है वो अंदर वाला का क्या होता है, आधा होता है। ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री, इसका 50 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास तथा AB बराबर AC, तो एंगल ACB कितना डिग्री का होगा। अब यहाँ पर भी डिग्री फाइंड करना है कि कितना डिग्री का ये होगा, तो यहाँ पर देखेंगे 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल में AB ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों लाइन क्या आपस में बराबर। जब ये दोनों आपस में बराबर तो BOC वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त का व्यास क्या होगा। जब इसको हम निकालते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 90 डिग्री तो हो जाएगा पहला एंगल के लिए, क्योंकि समकोण बना रहा है 90 डिग्री हो जाएगा। ये 45 होगा तो ये 90 होगा, क्योंकि दो एंगल बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, 90 डिग्री हो गया। प्लस आगे दो एंगल बराबर है तो दो एंगल को बराबर कर लीजिए, कोई भी एंगल अपने मन से लिख लीजिए, है ना। हम लिख लेते हैं ACB ही लिख लेते हैं, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। जब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो दो एंगल ACB बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो ये 45 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। फिर से देखेंगे AB और AC बराबर है, यानी कि दो एंगल आपस में बराबर है, तो दो तो रहेगा ही, और उसके बाद ये दोनों 45 हुआ तो ये 90 हो गया, तो 90 180 में से गया तो 90 हो गया, 2 से भाग देंगे तो 45 हो गया। अगला प्रश्न है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो स्पर्श रेखा खींची गई हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर देखेंगे कि सवाल जो दे रखा आपको इस तरह से 60 डिग्री दे रखा, कोण पर झुकी हुई है, नीचे वाली कोण पर झुकी हुई है, नीचे वाली कोण पर अगर झुकी हुई है ये वृत्त पर झुकी हुई है तो कितना हो जाएगा आपका ये 60/2, पहले कि हम 30 डिग्री निकाल लें, ये हो जाएगा 30 डिग्री, आधा कर देंगे पहले 30 डिग्री निकल गया। अब tan 30 डिग्री के मान के अनुसार हम चलेंगे तो tan 30 डिग्री का मान ही लिख देते हैं हम डायरेक्ट, आपको याद होगा 1/√3 होता है। उसके बाद आपको दे रखा है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, 5 लिख दिए, और नीचे में कितना हो गया आपका, निकालना जो है उसको लिखना है, क्या निकालना है आपको, इसकी लंबाई, यानी कि कुछ भी मान लेते हैं, लंबाई को x मान लेते हैं, x निकालना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 को x से गुना करें x हो जाएगा, और 5 को √3 से गुना करें तो 5 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन में ए में सही दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक वृत्त के एक ही खंड के दो कोण होते हैं, समपूरक होते हैं, बराबर होते हैं या पूरक कोण होते हैं। बिल्कुल ये थ्योरी है आपका, एक वृत्त के एक ही खंड के दो कोण होते हैं, बराबर होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज PQRS है, यदि PQ बराबर 6 है, QR बराबर 7 सेंटीमीटर, RS बराबर 4 सेंटीमीटर, तो PS का मान क्या होगा, PS का मान क्या होगा। अब यहाँ देखिए 6 है, 7 है, और यहाँ पे कितना है 4 है, 3 डाटा आपको दे रखा है, यहाँ पर तीनों डाटा दे रखा है। तो यहाँ पे करना क्या है कि 6 है, 6 4, यानी कि PQ और ये 6 प्लस लिखेंगे 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 7, प्लस हो जाएगा, आपको जो निकालना है उसको लिखिए, PS निकालना है ना, PS निकालना है। अब यहाँ पर 6 4 कितना हो गया 10, तो 10 बराबर कितना हो गया आपका 7 प्लस PQ हो जाएगा, PQ हो जाएगा, PQ हो जाएगा, PS हो जाएगा, PS हो जाएगा। ये 7 10 में से 7 के कितना हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, PS की लंबाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, 100 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप इसी तरह के हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लाएं जो आपके एग्जाम के लिए जो भी VI साबित हो, तो आप हमें कमेंट में बताएं कि इस तरह के वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हम लेके आएंगे। पिछले एग्जाम में ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। जो छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही एक्सेट एग्जाम पैटर्न वीडियो रोज लेकर के हम आते हैं। तो अगला साइंस का हम वीडियो लेकर के आएंगे, फिर हिंदी का करवाएंगे, नॉन हिंदी का, उसके बाद फिर आपको जो आपका रिक्वायर होगा उसी हिसाब से एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि 450 प्लस जो से हम यहाँ से करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप हमारे साथ हर वीडियो के साथ जुड़े रहें ईमानदारी के साथ। अब यहाँ पर जो लास्ट सवाल हमारा आज का है वो कहा गया है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों का अधिकतम प्रोफेनिस्ट स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी। दो वृत्त है, एक वृत्त यहाँ है और एक वृत्त यहाँ है, स्पर्श कर रहा है बाहर रूप से, बाहर रूप से इसको छूड़ा, बाहर रूप से स्पर्श कर रहा है। हम बनाते हैं सर्कल इसका, देखेंगे एक वृत्त हो गया यहाँ और एक वृत्त हो गया यहाँ, इसको बाहर रूप से ऐसे छोड़ा, बाहर रूप से छोड़ा। तो एक तो रेखा चला जो जाएगा, इसका एक रेखा जाएगा, इस तरह से जाएगा रेखा, इस तरह से एक रेखा,
इस तरह से एक रेखा जाएगा इसके बाहर से सटते हुए, एक रेखा इधर से जाएगा बाहर से सटते हुए, दोनों को छूते हुए, एक बीच से इंटरसेक्ट करेगा, इसको काटने के टेंजेंट की काम करेगा। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, टचिंग इंटरनल कहते हैं ना, टचिंग इंटरनल। तो एक ही टचिंग इंटरनल होगा, बाहरी दो जो होगा बाहर से स्पर्श करेगा। तो एक बाहा ये हो गया, एक बाहा ये होगा, एक ये हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से देखिए, बाहर रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की अधिकतम उमेरिष्ट स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। सही आंसर हो गया इसका, क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा ये प्रश्न। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।